हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ। और आज हमारा पर्पस है अपने आप को एक फाइनल क्रॉस चेकिंग देना, ताकि अगर अभी भी कहीं कोई भी मन के किसी कोने में डाउट पेंडिंग है तो हमारी नज़र में आ जाए और हम उसे एग्ज़ाम में जाने से पहले दूर कर सकें। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन आप पेपर जो है आप पूरा अपने आप अटेम्प्ट करें। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच लें, नोट डाउन करें कि कहाँ आपको अभी भी कन्फ्यूजन है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डालिए, मैं इमीडिएटली उसको रिप्लाई करूँगी। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अभी भी कहीं आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए आप, ताकि उसके लिए अगर ज़रूरत रहेगी तो मैं एक स्पेशल वीडियो भी डाल दूँगी, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में हम 100% डाउट फ्री जाएँ। मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो हमें लेने हैं 100%। चलिए हम अपनी लास्ट तैयारी शुरू करते हैं, क्रॉस चेकिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। ये है जी आपका, खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक दिया है कि जब भी आपको अपठित गद्यांश करना हो, आप एक पैराग्राफ को प्लेन रीडिंग देंगे और उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। उन क्वेश्चंस के आप कीवर्ड्स ढूंढेंगे, उन कीवर्ड्स को आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे, आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण बताए गए हैं? खनन, अति पशुचारण, तनों की कटाई, अधिक सिंचाई, उक्त सभी। ढूंढिए आंसर। खनन के बाद खदानों वाले स्थानों की गहरी खाइयों और मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण, तो एक तो हमें दिया हुआ है खनन के कारण, क्योंकि हम कारण ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आया? गुजरात राज्य प्रदेश में कैसे हुआ? पशु चारण। पंजाब हरियाणा में कैसे हुआ? अधिक सिंचाई, ठीक है, जैसे में वनोन्मूलन निम्नीकरण का कारण बना है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको बताए गए हैं। तो अब देखिए, खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई भी बताया गया है, तनों की कटाई, वनोन्मूलन भी बताया गया है। तो सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर बनेगा उक्त सभी। कितने लोगों का आंसर ठीक है? अगर नहीं ठीक है तो इसका मतलब आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा। पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपना कीवर्ड जहाँ जहाँ आपका यूज़ हो रहा है आपने वहाँ पे देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। राज्यों में वनमूलन के क्या कारण हैं? बताइए क्या कारण है? खनन के कारण, क्योंकि वनमूलन वर्ड कहाँ आ रहा है? खनन। तो अत्यधिक खनन होने से राज्यों में वनमूलन होता है। भूमि निम्नीकरण से बचने के क्या तरीके हैं? तो क्या तरीके हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? ढूंढिए। ये देखिए कई तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? पेड़ों की कटाई, पशुचारण, वनारोपण व चरगाहों का उचित प्रबंध, जल प्रदूषण। तो ये देखिए वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंध।
तो आपका ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब सही ऑप्शंस को टिक कर रहे हैं। कौन कौन से राज्य वनोन्मूलन के कारण हैं? बताइए, वनोन्मूलन के कारण है कौन कौन से राज्य? वनोन्मूलन कहाँ पे आ रहा है? देखिए, खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन, तो ये आपका ये ऑप्शन ये देखिए सही आ गया। ठीक है, तो आपने कीवर्ड को फिर से ढूंढा, आपको सही ऑप्शन मिल गया। गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो आप बताइए क्या शीर्षक आपको लग रहा है? क्या किसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं? हम बार बार बात कर रहे हैं भूमि निम्नीकरण के बारे में। इसलिए भूमि निम्नीकरण की हम समस्या पहले डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों आती है, और फिर उसको सुलझाने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या सही ऑप्शन है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। साधारण तौर पर जब हम साफ रात्रि में आकाश की ओर देखते होंगे तो हमें दूर दूर तक हजारों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते होंगे। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें आकाश की काली पृष्ठभूमि पर चिपका रखा है। कई बार हमें आश्चर्य होता है कि वे हर रात एक ही जगह कैसे बने रहते हैं, गिर क्यों नहीं जाते। वैज्ञानिक तथ्य तो यह है कि तारे वास्तव में एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी तथा अन्य 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने अपने पथ पर चलते रहते हैं, वे भी उसी प्रकार अपने पथ पर धीरे धीरे चलते रहते हैं। हमें लगता है कि तारे एक ही जगह स्थिर हैं क्योंकि हम उन्हें चलते हुए नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि वे हमसे हजारों हजार किलोमीटर दूर हैं। जब वे चलते हुए भी होते हैं तब भी हमें ऐसे लगता है कि वह एक जगह है। इसके अतिरिक्त एक शक्ति है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, जिसके कारण चलते समय भी तारे अपने पथ पर बने रहते हैं, मतलब वो अपने ऑर्बिट पर ही चलते हैं। वह उनको एक दूसरे से टकराने से भी बचाती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये उनको अपने ऑर्बिट पे चलने को कहती है और एक दूसरे से टकराने से भी बचाती है। साफ रात्रि में हमें क्या दिखाई देता है? तारे व ग्रह, केवल तारे, पक्षी, आकाश, गंगा। हमें क्या दिखाई देता है बताइए? हमें दूर दूर तक क्या दिखते हैं? हजारों टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। हमें केवल तारे दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में आंसर करना है। इस गद्यांश में किस वैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया गया है? तो वैज्ञानिक तथ्य यहाँ पे साइंस कौन सी हमें समझाई है? ये हमें समझाई है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, हम तारों को चलते हुए क्यों नहीं देख सकते? ढूंढिए इसका आंसर कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढिए, शाबाश। हम तारों को चलते हुए क्यों नहीं देख सकते? ये देखिए, ये हम उन्हें चलते हुए नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि वे हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि वे हमसे दूर हैं, क्योंकि वे टिमटिमाते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिर रहते हैं, नहीं स्थिर नहीं रहते, अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। धार्मिक अंधविश्वास है नहीं। तो हमने सही ऑप्शन टिक कर लिया। पृथ्वी एवं अन्य ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? विश्व के, सूर्य के। ये देखिए हमने अभी पढ़ा था, अन्य 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का क्या शीर्षक हो सकता है? बताइए क्या शीर्षक हो सकता है? हम तारों की बातें कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं वो हमें दिखते तो हैं कि वो स्थिर हैं, पर क्यों दिखते हैं? इसके अलावा उसने हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बताई कि होती है, तो हमें वो बहुत सारे तथ्य बता रहा है। तो इसलिए आकाश के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई होप आप सबके ये सभी आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, चलिए आगे अगली प्रैक्टिस करते हैं। और भी है हमारे पास। कर्तव्य की कठोरता भी बड़ी विलक्षण है। अग्नि का धर्म है जलाना। इस कर्म में त्रुटि न करना ही उसका कर्तव्य है। फिर यदि गोद का बालक भी भूल से उसके पास पहुंचता है, उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो अग्नि उसे तुरंत जला देती है। प्रकृति के नियमों में इतनी अटलता न हो तो उसका व्यापार ही बंद हो जाए। कर्तव्य जो ना करा दे सो थोड़ा है। राम के ज़माने निरपराध सती शिरोमणि सगर्भा सीता खड़ी है और वह हृदय पर वज्र रखकर लक्ष्मण को उसके परित्याग की आज्ञा देते हैं तथा लक्ष्मण उस आज्ञा का पालन करते हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र और पुत्री वन में वृक्षों की छाल के आटे की रोटियां खा रहे हैं, उन्हें भी बिल्ली छीन ले जाती है। कुछ ही वर्ष पहले अटलांटिक महासागर में बरमूदा द्वीप समूह में एक भारी तूफान आया। जहाज डूबने लगा। रक्षा के लिए नावें आ गई, परंतु संख्या में कम थी। जहाज का कप्तान और उसके सहायक 35 कर्मचारी तब तक अपने प्राण बचाना नहीं चाहते थे जब तक एक भी
यात्री शेष है। फलतः सबके सब अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए सागर के अनंत गर्भ में सदा के लिए सो जाते हैं। इस आत्म बलिदान का कारण है केवल कर्तव्य की प्रेरणा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चंस। उपरोक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? कर्तव्य की प्रेरणा, प्रेरणा, कर्तव्य, आत्म बलिदान। तो हम किसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं? हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, कर्तव्य के प्रेरणा की हम बात कर रहे हैं कि हमें कर्तव्य की प्रेरणा अगर हमारे मन में है तो हम आत्म बलिदान भी कर सकते हैं। और उसने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ पे श्री राम का, श्री लक्ष्मण का, महाराणा प्रताप का, कप्तान का, कि कर्तव्य की प्रेरणा के बारे में ये चैप्टर है। कर्तव्य की कठोरता कैसी है? बताइए कैसी है? हमने अभी बात की कर्तव्य की कठोरता कैसी है? बड़ी विलक्षण है। हमने अपना कीवर्ड ढूंढा और हमें अपना आंसर मिल गया। महाराणा प्रताप के बच्चों के साथ क्या हुआ? बताइए कहाँ हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की? ये देखिए, उन्होंने वृक्षों के छाल के आदि की रोटियां खाई, तो ये सही ऑप्शन है। जहाज के कप्तान ने स्वयं को बचाने से ज्यादा यात्रियों को बचाना जरूरी क्यों समझा? वे डर गए थे, वे परेशान थे, वे अपना कर्तव्य समझते थे, वह बचना नहीं चाहते थे, बट ऑब्वियसली वे अपना कर्तव्य समझते थे। विलक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। उसने पूछा है क्या नहीं है? अलौकिक, अनोखा, अद्भुत, गुणी। गुणी एक टोटली इररिलेवेंट वर्ड नजर आ रहा है। विलक्षण मतलब कुछ अलग, कुछ अलौकिक, कुछ अनोखा, ठीक है, कुछ सरप्राइजिंग, डिफरेंट। तो वो सब तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुणी कहीं से भी हमें उसका अर्थ नहीं नज़र आ रहा है। हम ऑप्शन अपना गुणी टिक करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई होप आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं सब लोग। कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो मुझे साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। प्लीज़ ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, किस सिटी से आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस सृष्टि का चक्र है कि समय के साथ साथ निरंतर बदलाव होते रहते हैं। हमारे आसपास सुबह से रात तक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। यह हर स्थान पर दिखाई देता है। ये परिवर्तन हमें घर, मैदान, विद्यालय, हर स्थान पर दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन हमें मौसम, वर्षा, पौधों पर फल फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, गिरना, चपाती, दूध, दही बनाने में भी नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। परिवर्तन द्वारा वस्तुओं का आकार, प्रकार, वजन, रंग, तापमान, बनावट तथा संरचना आदि में बदलाव आ जाता है। कभी कभी यह परिवर्तन अच्छे के लिए होते हैं तो कभी कभी बुरे भी हो जाते हैं। परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है। परिवर्तन हमारे जीवन में सर्विन सवेरा बनकर आता है, जो हमारे जीवन में नव निर्माण का कार्य करता है। जीवन में आने वाली हर नई परिस्थिति हमारे लिए वर्तमान में परीक्षा और भविष्य में शिक्षा का कार्य करती है। बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी। जीवन में आने वाली हर नई परिस्थिति हमारे लिए वर्तमान में परीक्षा और भविष्य के लिए भविष्य में शिक्षा का काम करती है, जिसके अनुसार हम उस स्थिति पर विचार कर भविष्य के लिए सतर्क हो जाते हैं। परिवर्तन का अंतराल थोड़ा कठिनाई भरा जरूर होता है, लेकिन हम परिवर्तन से डरे तो उन्नति भी संभव नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत पैराग्राफ था। चलिए, हमारे आसपास सुबह से रात तक विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इस वाक्य में आसपास से क्या तात्पर्य है? केवल घर, केवल विद्यालय, केवल मैदान, सभी स्थान। ऑब्वियसली वो ये कह रहा है कि हर स्थान पर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इस गद्यांश में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया, जैसे स्थिति और आकृति, बनावट और रचना, आकार और रंग, कीमत और मूल्य। पढ़िए ज़रा कहाँ पे लिखा है ये। हमने किस किस के बारे में बात की है? हमने बनावट के बारे में बात की है,
डेफिनेटली बात की है। हमने इस बनावट तथा संरचना के बारे में देखिए ये बात की है, तो इसमें जिन कारकों को सम्मिलित नहीं किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। आकार और रंग की देखिए हमने बात की है, आकार प्रकार रंग हमने बात की है, ठीक है। और हमने किसके बारे में बात की है? क्या हमने कीमत और मूल्य के बारे में बात की है कहीं पे? नहीं, हमने कीमत और मूल्य के बारे में कहीं भी, हमने स्थिति, आकृति, आकार, रंग, बनावट, रचना की बात तो की है, लेकिन हमने कीमत और मूल्य की बात कहीं पर भी नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। परिवर्तन संभव नहीं है यदि वह आकस्मिक हो, जब तक उसके लिए भुगतान न किया गया हो, जब तक कोई कारण न हो, जब तक उसकी मांग ना हो। तो बताइए कहाँ पे लिखा है इसका आंसर? परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होता है, तो जब तक उसका कोई कारण ना हो तब तक परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। जीवन में आने वाली हर नई परिस्थिति हमारे लिए क्या करती है? ये देखिए, ये तो हमने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी। क्या कार्य करती है? वर्तमान में परीक्षा और भविष्य में शिक्षा का कार्य करती है। उपरोक्त अनुच्छेद व उपयोग का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? बताइए, ये इसका उपरोक्त शीर्षक क्या होगा? कि परिवर्तन की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम खंड ख पे आते हैं। ये खंड ख जो है वो व्याकरण से जुड़ा है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो पदबंध के हैं। हमेशा मधुर बोलने वाले तुम, तो जैसे ही हमें सर्वनाम नज़र आया हमने कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया? सर्वनाम पदबंध। मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ ताकि आप साथ साथ अपने आप आंसर टिक कर सकें। माताजी खाना पकाते हुए बच्चों को डांट रही थी, वाक्य में संज्ञा पदबंध है। बताइए कौन सी संज्ञा है? माता जी, ठीक है। क्यों, कौन डांट रहा था? माता जी डांट रही थी। रीना ऊंचा गाते गाते थक गई, ठीक है। तो इसमें रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। ऊंचा गाते गाते थक गई थी, ये है क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि थक जाना एक क्रिया है। और कैसे हम थक गए? हम ऊंचा गाते गाते थक गए। गाते गाते दो बार रिपीट हो रहा है, ये क्रिया नहीं है। ऊंचा गाते गाते मतलब हम कैसे थक गए? हम ऊंचा गाते गाते थक गए, तो थक जाने की वजह क्रिया विशेषण है। ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक महान होते हैं। जब हमारा संज्ञा अंडरलाइनिंग का पार्ट बन गया, कोई क्वेश्चन में डाउट होना ही नहीं चाहिए, वो हमारा संज्ञा पदबंध है। मेरे चाचा सबसे ऊपर वाले मकान में रहते हैं। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध? बताइए। जब हमने मकान की बात की, जब हमने मकान को बीच में इंक्लूड कर लिया, तो ये कौन सा पदबंध है? ये डेफिनेटली संज्ञा पदबंध है। कोई डाउट किसी को? ये संज्ञा पदबंध है। अगर हम लेटर्स से सिर्फ सबसे ऊपर वाले यहाँ तक अंडरलाइनिंग करते, मकान छोड़ देते, अगर हम सबसे ऊपर वाले तक की अंडरलाइनिंग करते तो ये क्या बनता? ये एक विशेषण पदबंध बनता। हम आप क्या बताते कि हम कौन से मकान की बात कर रहे हैं? हम मकान को स्पेसिफाई करने के लिए ये बताते, संज्ञा को स्पेसिफाई करने के लिए। तो ऊपर, सबसे ऊपर वाले तक अगर होता तो ये एक विशेषण पदबंध होता, ठीक है। अगर सबसे ऊपर वाले मकान में तक अंडरलाइनिंग आती तो ये होता हमारा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि तब ये क्रिया की विशेषता बताता कि रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सबसे ऊपर वाले मकान में। तो पदबंध को लेकर बहुत डाउट अपने मन में बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि एक ही सेंटेंस में अगर हम अंडरलाइनिंग को चेंज करते हैं तो हमारे पदबंध का आंसर डेफिनेटली चेंज हो जाता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि संज्ञा ऑलरेडी अंडरलाइनिंग का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है ये आपका संज्ञा का, ये जो पदबंध है ये आपको संज्ञा का बोध करा रहा है वाक्य में, तो इसलिए यह डेफिनेटली एक संज्ञा पदबंध है,
ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को जो मैंने आपको डिटेल दिया है, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आई होप आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। कोई भी डाउट मत रखिए मन में। चलिए, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मिश्र वाक्य। अच्छा, वाक्य रूपांतरण पर अब हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन वाक्यों में से मिश्र वाक्य छांटकर लिखिए। एक छोटे गांव के चारों ओर जंगल था। छोटे गांव के चारों ओर जंगल था। एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। गांव के चारों ओर जंगल था। तो जहां भी जिसके किसके इंतु परंतु जहां आ गया वो सब हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, इसमें हमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही मोदी जी ने भाषण दिया, लोगों ने तालियां बजाई। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसे ही संयुक्त वाक्य की बात आती है तो इसका मतलब हमें बीच में संयोजक लगाना है। ठीक है, मोदी जी के भाषण सुनकर लोगों ने तालियां बजाई, सरल हो गया। मोदी जी ने भाषण दिया, लोगों ने तालियां बजाई। मोदी जी ने भाषण दिया और लोगों ने तालियां बजाई, सभी गलत हैं। अरे कैसे गलत हैं सारे, और आ तो गया यहाँ पे, संयोजक आ गया, वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य छांटकर लिखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपंग था पर काम कर रहा था। मैंने अपंग व्यक्ति को काम करते देखा। मैंने अपंग व्यक्ति देखा जो काम कर रहा था। काम करते हुए मैंने अपंग व्यक्ति को देखा। तो इसमें बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ख, मैंने अपंग व्यक्ति को काम करते देखा। जो लास्ट ऑप्शन है वो सेंटेंस सही नहीं है, हम ख ऑप्शन को सही सेंटेंस मान के उसी को सरल वाक्य की सही ऑप्शन मानेंगे। मधु ने आप बीती सुनाई और जिससे सीता रो पड़ी, मिश्रित वाक्य में बदलिए। मधु ने आप बीती सुनाकर सुनीता को रुला दिया। मधु ने अपनी ऐसी आप बीती सुनाई कि सुनीता रो पड़ी। सुनीता मधु की आप बीती सुनकर रो पड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं क्यों? डेफिनेटली हमारे पास एक मिश्रित वाक्य है, जहाँ भी हमने बात की है हमारे पास की आ जाए, वहाँ पे देखिए ऐसी की, तो जहाँ पे भी ये हमारे पास वर्ड्स आते हैं डेफिनेटली ये हमारे मिश्र वाक्य हैं। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मिश्रित वाक्य हैं। वह दिल्ली या कोलकाता गया है, संयुक्त वाक्य में बदलिए। वह दिल्ली गया है या कोलकाता? वह दिल्ली गया है या फिर कोलकाता? वह दिल्ली या कोलकाता गया है? वह दिल्ली जाकर कोलकाता गया है। अब बताओ इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हमें या तो संयोजक ढूंढना है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाहे हम उसे और कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दें, पर पहला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था कि आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। ठीक है ना, तो आप उसी को याद रखिए और देखिए वह दिल्ली गया है या कोलकाता। वह दिल्ली गया है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, संयोजक लगाया और आगे अपना सेंटेंस को हमने बढ़ा दिया, इसलिए हमारा संयुक्त वाक्य है वह दिल्ली गया है या कोलकाता। ठीक है, तो चलिए, किसी ने भी कंसेप्चुअल वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वाले एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो बेटे मैं आपको फिर से एक ही बात कहूँगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और दूसरी बात, हमने तो इतने, मेरा ख्याल है 12-13 घंटे की हमने सिर्फ वीडियोस डाली हैं, और उसमें मैंने आपको टर्म 1 की सारी हिंदी करा दी है और अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कराई है। तो अगर हम टर्म 1 के लिए ये कुछ 12-15 घंटे भी ना निकाल पाएँ, 15 तो मैं बहुत हायर साइड पर बोल रही हूँ, रिविजन सीरीज, टेस्ट पेपर सब कुछ मिला के बहुत कम समय में मैंने हिंदी कराई है। मेन यूएसपी भी हमारा यही रहा है कि हमने कम टाइम में बच्चों को करवाया है हिंदी का सिलेबस, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे पहले मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो पूरी कोशिश रही है आपके सारे डाउट्स क्लियर भी कर सकें। अगर फिर भी कुछ बाकी है कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। उत्तर का उत्तर मतलब आपने एक किसी ने उत्तर दिया, आपने उसका फिर से उत्तर दिया, तो इसका समस्त पद क्या होता है? प्रत्युत्तर। निर्विवाद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। देखिए मैंने इतना आपको पढ़ाया है समास कि अब तक तो इसका आंसर आपको सही आना ही चाहिए। स्कैनर की तरह आपकी आइज़ को क्या ढूंढना चाहिए? अव्यय वर्ड, है ना। तो इसमें क्या है, जितने भी ये नी, ठीक है, निर्विवाद
ठीक है, विवाद से परे, विवाद से दूर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अव्ययी भाव समास है बिना विवाद के। जैसे हम कहते हैं बिना रस के, नीरव किया था हमने, निर्विरोध। तो ये सारे जो हैं हमने किए थे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चे, तो ये है अव्ययी भाव। षडानन का विग्रह है वह जिनके षट आनन है, अर्थात कार्तिकेय, जिसकी 6 भुजाएं हैं, जिसके 6 मुख हैं, जिसके षट आनन हैं, वह जिनके षट आनन है, अर्थात कार्तिकेय। वह इकलौता पुत्र है। रेखांकित पदों का समस्त पद बतलाकर समास का नाम बतलाइए। ये हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जब भी हमारे पास शुरू में संख्या आ जाती है, एक, इक, ये सब क्या है, ये द्विगु समास है। एक ही है जो पुत्र एक ही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, द्विगु समास। नीतोत्पल का विग्रह बताइए। नीला पल, नीला है जो पल, नीला है जो उत्पल, नीला कमल। नीलोत्पल का विग्रह होता है नीला है जो उत्पल, नीला है जो कमल। उत्पल का मतलब होता है कमल। चौराहा में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह है, इसलिए द्विगु समास है। जब भी हमारे पास शुरू में संख्या आती है तो वो एक द्विगु समास होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देश अनुसार दीजिए, उत्तर दीजिए तथा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो सबसे आपको एप्ट आंसर लग रहा है उसका आप सिलेक्शन कीजिए। तुम तो डैश ही हो गए हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। पहुंचे हुए, मुहावरे का अर्थ बताइए। कल्पना लोक, कुछ न सूझना, सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति, हवा खाने वाला। सोच के देखो हम कहाँ यूज करते हैं पहुंचे हुए वर्ड। जो व्यक्ति, हम कहते हैं ना वो तो बहुत पहुंचे हुए पंडित हैं और बहुत पहुंचे हुए विद्वान हैं, मतलब उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है। राई का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, खत्म करना, जन्म होना, मना करना। तो राई का पहाड़ बनाना का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। साक्षर लोग अनपढ़ लोगों के बीच डैश के समान हैं। अनपढ़ लोगों के बीच किसके समान है? वो पंडित लोगों के। कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अनपढ़ लोगों के बीच में आप कुछ पढ़े लिखे लोगों को बिठा देते हो तो बट ऑब्वियसली कैसा लगता है कि जैसे आपने किसी पंडित विद्वान को बिठा दिया गया हो, क्योंकि बाकी लोगों को तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं है। तो जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है अरे भाई ये तो बहुत ज्ञानी है, बड़े पंडित लोग हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुपती बात कही कि वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ये हमने बड़े भाई साहब में किया है। चलिए अब तो सबसे सिंपल पार्ट आ गया हमारे पास, हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के ऊपर क्वेश्चंस। निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प छांटकर दीजिए। बिल्कुल दे देंगे। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, तो मीरा के पद में से ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ताकि आपका टाइम मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहूँगी। मीरा का हृदय किसके दर्शन के लिए अधीर है? पति के, बच्चों के, प्रभु के, धन के लिए? आप बताओ। बट ऑब्वियसली किसके दर्शन के लिए? सांवरियारा दर्शन पासियो, तो प्रभु के दर्शन के लिए। मीरा महल में झरोखे क्यों बनाना चाहती है? क्यों बनाना चाहती है? सांवरिया का दर्शन पाने के लिए, तो वो कृष्ण जी के लिए झरोखे। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच रखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियो, पहर कुसुम्बी साड़ी। तो हमें अगला ऑप्शन भी मिल गया, पहर कुसुम्बी साड़ी। मीरा अपने प्रभु के दर्शन कब और कहाँ करना चाहती हैं? आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना नीदे तीरे, तो जमुना जी के तट पर, रात में यमुना तट पर, प्रातःकाल गंगा तट पर, सायंकाल यमुना तट पर, रात में गंगा तट पर। तो पहली बात तो यमुना जी वाले ऑप्शंस ही हमारे सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, और आधी रात, तो इसका मतलब रात में यमुना तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। तो ये तो उपदेश मिल रहा है फिर से छोटे भाई को बड़े भाई से। चलिए प्रस्तुत पंक्तियाँ
पंक्तियों में लेखक कौन हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपको मैंने एमसीक्यूज़ में बहुत अच्छे से लर्न कराए हैं, उनको डेफिनेटली कर लेना। पाठ प्रवेश के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवाए हैं, कहाँ जन्म हुआ था। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें से डेफिनेटली आ सकते हैं, पाठ प्रवेश तक में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ में मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर की है, ज़रूर से कर लेना। अब देखिए इसका आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई एक्सपेक्ट करती है कि आपने अपनी पाठ्य पुस्तक को, हर वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कौन है, इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ में मैंने उनके लेखक, उनका जन्म स्थान, उनका क्या एज था, क्या टेन्योर रहा उनका, वो सब चीज़ें बताई हैं, उनको ज़रूर करिएगा। दादाजी कौन सी जमात तक पढ़े हैं, तो दादाजी भी शायद 5वीं 6ठी जमात तक पढ़े हैं, तो 5वीं 6ठी। भाई साहब के अनुसार दुनियादारी की समझ किस प्रकार आती है, बताओ दुनियादारी की समझ किस प्रकार आती है, किताबों द्वारा, खेलने से, विदेश में पढ़ने से, या दुनिया भ्रमण से। बट ऑब्वियसली आपको कहाँ से आती है, आपको दुनिया भ्रमण से आती है। ठीक है, दुनियादारी की समझ जो है आपको दुनिया भ्रमण से आती है। बड़े भाई साहब के अनुसार दुनियादारी का ज्ञान किसे अधिक है, बताइए किसे अधिक है, छोटे भाई को अधिक है, बड़े भाई साहब को, लेखक को, या अम्मा और दादा को। हम बात कर रहे हैं अम्मा और दादा की। हाँ, ये दुनिया भ्रमण से भी था ना आपका, ये देखिए दुनिया देखने से आती है, ये यहाँ पे है आपके पास। और इसी तरह अम्मा और दादा ने कोई भी पास नहीं किया, तो अम्मा और दादा को हमें सुधारने का और हमेशा रहेगा, इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब की बात वो कर रहे हैं कि दुनियादारी का जो ज्ञान है वो अम्मा और दादा को हम सबसे ज़्यादा है। किसे दोनों भाइयों को समझाने का अधिकार था, ये देखिए हम अभी यहीं पढ़ रहे थे ना कि वो उनको हमें सुधारने और समझाने का, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार है, तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर एक सीख आपको यहाँ से मिल रही है कि किसी ने भी शॉर्टकट लगाया है तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एमसीक्यू ज़रूर कर लेना, पाठ्य प्रवेश के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए अगला है, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, तो ये हमारा तंतारा वामीरो चैप्टर में से है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीधा शुरू कर रहे हैं। पासा गांव में क्या आयोजन हुआ, मेला, पशु पर्व, शादी समारोह, प्रतियोगिता। तो वहाँ क्या हुआ था, पशु पर्व का आयोजन हुआ था। पशु पर्व वर्ष में कितनी बार होता है, एक बार, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे कुछ समय बाद आयोजन हुआ था, वर्ष में एक बार। ठीक है, तो एक बार होता है। पशु पर्व में कैसे पशुओं का प्रदर्शन होता है, हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता है। वामीरो क्या कर रही थी, नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी, झांक रही थी, खेल रही थी। क्या कर रही थी वामीरो, बताइए। वो जैसे नारियल के झुंडों के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा, तो वो क्या कर रही थी, वो झांक रही थी। वामीरो कहाँ खड़ी थी, वामीरो भीड़ के बीच, पेड़ के बीच, पशुओं के बीच, या छत पर, वो पेड़ के पीछे खड़ी थी। इज दैट ओके बच्चे। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका कितना स्कोर आया और कहाँ कहाँ आपको अभी डाउट महसूस हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए, मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली वो आपको देना चाहूँगी। ठीक है, वो हम डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, कोई भी अगर हमारे मन में डाउट आता है तो। ठीक है, और ये भी बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से, किस सिटी से ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया। राइट, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप मुझसे बातें करते हैं, अपने विचार मेरे साथ शेयर करते हैं, और मुझे एक कह लो डायरेक्शन भी मिलती है कि मुझे आपके लिए अगला क्या काम करना चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें, और मेरा और आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय।